हाय वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और आपको पता है कि अभी तुरंत तुरंत अभी 2-3 वीक पहले ही ऐसा हुआ कि लैटरल एंट्री को लेकर काफी बड़ा बवाल हुआ यूपीएससी में। गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया कि 45 ऐसे पोस्ट हम लैटरल एंट्री के थ्रू भरेंगे। लेकिन जैसे ही ऑपोजिशन ने रिजर्वेशन का मुद्दा इसमें लाया और कहा कि वो 45 पोस्ट पर रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स नहीं आ पाएंगे, तो वैसे ही 3 दिन के अंदर ही गवर्नमेंट ने उसका रिवर्सल कर दिया, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और सेंटर ने डायरेक्ट भी किया यूपीएससी को विड्रॉ करने के लिए ऐड फॉर लैटरल एंट्री। कहीं ना कहीं यह मुद्दा रिफॉर्म से भी जुड़ा हुआ है। आप अगर रिफॉर्म्स की बात करें तो इस वीडियो में हम रिफॉर्म्स की बात करने वाले हैं ऑलरेडी। क्योंकि आप देखोगे कि 131st रिपोर्ट जो निकाला किसने था, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने निकाला था, जो कि डिपार्टमेंट होता है आपका पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस का। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसने एक रिपोर्ट निकाला जिसमें उसने कहा कि 2011 के मुकाबले हम जब 2021 की तरफ नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें यह देखने को मिलेगा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है। आप खुद यहाँ पर देखिए 2011 में 46% था, 46%, जो कि बढ़कर 65% हो गया है। यानी इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लोग 65% यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर हम मेडिकल की भी बात करें तो 14% से वो घट के 4% हो गया है। लेकिन टेक्निकल क्षेत्रों में जब हम बात करेंगे तो इंजीनियरिंग और मेडिकल को जोड़ देंगे तो हमें यह देखने को मिलता है कि 65 और 4 लगभग 70% यानी 70% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से यूपीएससी में सिलेक्ट होकर आ रहे हैं। वहीं पर हम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की बात करें तो वो घटकर 23% पे हो आ गया है, यानी 23%। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 23% पे ये आया तो है, लेकिन प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये चीज पाया गया है इस रिपोर्ट में कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो ज्यादातर प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। और इसका एक रीजन भी है, आपको याद होगा, सी सेट। कहीं ना कहीं इसका जो रीजन है वो है सी सेट। सी सेट 2023 में काफी मुद्दा में रहा था, आपको भी पता है, जिसके कारण बहुत सारे मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो बहुत ही हाई डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, रेंज के क्वेश्चंस थे, कैट लेवल के क्वेश्चंस थे। तो कहीं ना कहीं वहां पे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लोगों को नुकसान हुआ था। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जब जब भी ऐसी चीजें होती हैं, जब स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलते हुए डेविएशन देखने को मिलता है किसी चीज में, तो रिफॉर्म्स की सुलगाहट वहां पे बढ़ जाती है। और रिफॉर्म्स ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी ने इससे पहले नहीं किया। आपको भी पता है 2011 से 13 का जो टाइम था वहां पर बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स हुए। वहां पर दो ऑप्शनल पेपर को निकाल कर यूपीएससी ने फेंक दिया था और वहां पर एक ऑप्शनल पेपर कर दिया था। उसके बाद उसने सी सेट इंट्रोड्यूस किया था, जो कि अभी कंपलसरी है। और कहीं ना कहीं उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उसका एग्जाम सभी को देना पड़ता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसी कमिटी ने एक और चीज रिकमेंड किया था कि 6 महीने के अंदर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 6 महीने के अंदर, विद इन दिस बिटवीन 6 मंथ्स टू 1 ईयर, आपको पूरा का पूरा अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है। क्योंकि यूपीएससी का जनरली जो प्रोसेस होता है वो आपको यह देखने को मिलता है कि 1 साल का चला जाता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। लेकिन इसी चीज को कम करने के लिए, दबाव बनाने के लिए यूपीएससी पे, ताकि और फेयरनेस इंक्रीज की जा सके। देखिए यूपीएससी इज ए फेयर बॉडी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर अभी रिसेंटली काफी ज्यादा ज्यादा दाग लगे हैं, जहां पर हम देखते हैं पूजा खेड़कर की केस। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, उसका लिंक ऊपर फ्लैश करा, आप जाके देख सकते हो। वो सब इंसिडेंट्स जब हुए हैं तो इस अब यूपीएससी पे भी सवाल उठ रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम वही उन चीजों की ही बात करने वाले हैं जहां पर हम यह देखेंगे कि कौन कौन ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो यूपीएससी अभी फ्यूचर में ला सकता है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा यह मकसद नहीं है कि वीडियो से आप पैनिक हो जाइए। आपको अपने एंड से, इस वीडियो के एंड में सोचना होगा कि आप कहाँ पर लाई करते हैं, आपको किस तरह से इस चीज को सोचना है। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको देखने को मिलता है सर्विस अपग्रेडेशन। रिफॉर्म्स में इसकी चर्चा हो रही है, और ये एक तरह की अच्छी भी बात है कि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अच्छे रैंक पर आईपीएस आईआरएस में सिलेक्टेड हैं, वो अपने रैंक को इम्प्रूव करने के लिए अगले बार फिर से एग्जाम दे देते हैं। और कहीं ना कहीं दूसरे कैंडिडेट, जो नीडी कैंडिडेट्स हैं, उनके सीट पे कब्जा कर लेते हैं। तो इस चीज पे अगर अपग्रेडेशन आता है, रिफॉर्म आता है, तो ये कैंडिडेट्स के लिए वेलकम हो सकता है, कैंडिडेट्स इसको वेलकम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हमने देखा है कि टॉपर्स होते हैं, जो टॉपर्स अपने रैंक को इम्प्रूव करने के लिए लगातार एग्जाम देते रहते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो एज लिमिट है। बसवान कमिटी ने इस चीज का आप देखोगे कि बसपान कमेटी ने इस चीज को रिकमेंड भी किया था, 26 से 28 साल उम्र होनी चाहिए आप अगर यूपीएससी के एग्जाम में बैठ रहे हो। नीति आयोग का भी जो
एट 75 इंडिपेंडेंस रिपोर्ट आया था, वहां पर हमको यह देखने देखने को मिला था कि नीति आयोग ने भी 27 साल बोला था कि एग्जाम जो भी लोग अपेयर होंगे वो 27 साल के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि अगर यह रिफॉर्म आता भी है तो कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी इस प्रोसेस में है, मान लीजिए मैं 27 साल का हो चुका हूँ या 28 साल का हो चुकी हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं एग्जाम अगर इस प्रोसेस में अभी 28 साल की हो चुकी हूँ तो यूपीएससी इस चीज को ध्यान देगा कि मेरा प्रोसेस खराब ना हो, यानी मैं उस फ्रेम में, टाइम फ्रेम में हूँ, तो मैं वो एग्जाम नेक्स्ट एक दो चांसेस दे सकूं या दे सकूं। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो कहीं ना कहीं आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे ये चीज जरूर होने वाला है कि आने वाले टाइम में, भविष्य में एक टाइम फ्रेम में निकाल दूं तो 3 साल बाद या 4 साल बाद जो 27 साल से ऊपर के लोग हैं वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसको फेयर तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करता है यूपीएससी, जो ऑलरेडी 27 साल के फ्रेम में अभी कैंडिडेट्स हैं, तब ये रिफॉर्म को वेलकम किया जा सकता है। होपफुली आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो है वो रिमूवल ऑफ ऑप्शनल है। ये ऑलरेडी काफी सालों से चर्चा में था। आप देखोगे 2013-14 के बाद हर साल ये बार बार ये चीजें आ रही थी कि ऑप्शनल हटाई जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि ऑप्शनल हटाने को असम, यूपी, बिहार जैसे बोर्ड्स हैं जो ऑप्शनल को या तो लिमिटेड कर दिए हैं उसके वेटेज को, या फिर पूरी तरह से ही हटा दिए हैं, और अपने जेनेरिक पेपर्स जो जीएस के पेपर्स हैं उनको इंक्लूड किया है उन्होंने। तो यहीं पर उसी तर्ज पर यूपीएससी में भी ये बात चल रही है कि कहीं ना कहीं ऑप्शनल पेपर के कंबाइंड ऑप्शनल पेपर के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, यानी प्रेजेंट किया जाएगा। और उस कंबाइंड ऑप्शनल पेपर में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड रेवेन्यू, ये तीन चीज आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव होगा, न्याय संहिता के ऊपर आपको पढ़ने को मिलेगा, और रेवेन्यू के ऊपर, यानी जो ऑलरेडी हम जीएस में थोड़ा सा लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ये सजेशंस ऑलरेडी दिया गया था ऑप्शनल पेपर को चेंज करने के लिए। आपको इससे फायदा यह मिलेगा कि जो भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी टॉपर भी हैं और उन्होंने मैथ्स लेकर ऑलरेडी 370 स्कोर किए हैं ऑप्शनल में, जो कि एक नॉर्मल हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले ऑप्शनल वाले नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ह्यूमैनिटीज पेपर है। तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन को कम करने के लिए, ताकि एक कॉमन ग्राउंड रहे जिससे सभी लोगों का सिलेक्शन हो, तो इस चीज को प्रस्तुत करने के लिए यूपीएससी जरूर इस पर ध्यान दे सकता है कि वो आने वाले टाइम में ऑप्शनल को हटा सकता है। लेकिन जो लोग भी 2025 और 26 और इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो तो 25-26 से तैयारी करते हैं, वो चीज, इस चीज को जरूर समझ लीजिए कि 25 में ऑप्शनल नहीं हटने वाला है। तो आपको एक साल के अंदर ये हो सके ये चीजें नहीं देखने को मिले, तो आपको अपनी रणनीति नहीं चेंज करनी है। लेकिन देखिए, यह वीडियो बनाने का यह भी मकसद है कि आपको जो ग्लोबल न्यूज चल रहे हैं, जो रिसेंट लोकल न्यूज चल रहे हैं, जो आपके कंट्री में न्यूज चल रहे हैं, नेशनल न्यूज, उससे आपको परिचित होना चाहिए, उससे आपको अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, विल इथिक्स बी रिमूव्ड। अब देखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि इथिक्स का पेपर रिमूव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे पूजा खेरकर का जब कंट्रोवर्सी आया था आईएएस प्रोबेशनर को, जहां पर बहुत बड़ा विवाद हुआ, तो वहां पर बहुत सारे पॉडकास्ट में ये देखने को मिला कि बहुत सारे जो आईएएस रिटायर्ड थे उन्होंने ये बात कहा है कि इस पेपर का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा यहाँ पे, कि इस पेपर का इंपॉर्टेंस क्यों है, जब लोग, ऐसे लोग सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, जब ऑलरेडी सिस्टम में लूप होल क्रिएट हो चुका है, यूपीएससी इज नॉट अ फेयर, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या इस पेपर को हटाया जाएगा जब ऐसे चीजें आएंगी। लेकिन यह पूरे के पूरे आप, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ऐसा होगा या नहीं होगा, मुझे भी इस चीज का उतनी क्लैरिटी पर्सनल लेवल पे नहीं है। नेक्स्ट चीज जब मैं बताऊंगा तो रिवैम्प इन यूपीएससी सीएससी। अब देखिए, नीट काफी ज्यादा न्यूज में रहा। नीट का जो पेपर लीक हुआ है, स्कैंडल हुआ, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इस बार नेशनल न्यूज बना हुआ था। इलेक्शन के टाइम इस सरकार पर दबाव भी पड़ा, और नीट स्कैंडल को लेते हुए, पूजा खेरकर के रो को लेते हुए, आपको यह देखने को मिलेगा कि यूपीएससी ने कुछ चेंजेस ऑलरेडी कर दिए हैं। अगर आपने 2024 का फॉर्म भरा था यूपीएससी का, तो आपको याद होगा कि जो फोटो आप डालते थे, उस फोटो में पहले ऐसा कुछ नहीं होता था कि आपको नीचे नेम या फिर डेट मेंशन करना होता था, लेकिन अब ऐसा चीजें मेंशन करनी पड़ रही है आपको। और कहीं ना कहीं ये भी चीज मेंशन थी कि आप उसी स्टेट में जाएं जिस फोटो में आपका चेहरा दिख रहा है, उसी स्टेट में आप एग्जाम हॉल में भी जाएं।
तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें बायोमेट्रिक्स इंक्लूड करने की बात हो रही है, एआई बेस्ड सीसीटीवी डिप्लॉय करने की बात हो रही है, जो कि एक वेलकम कदम है। देखिए, ये जो 5 फैक्टर्स मैंने लिए हैं ना, इसमें अगर मान लीजिए एथिक्स वाला चीज़ निकल भी जाता है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, एस्पिरेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ये 5वाँ जो स्लाइड है, रिवैम्प इन यूपी, ये होता है, तो ये एस्पिरेंट्स, कैंडिडेट्स के लिए बेहतर है। तो इस वीडियो को उस कॉन्टेक्स्ट में समझिए, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियोस यूपीएससी के पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।